दोस्तों नमस्कार, सार्थक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया के संदर्भ में क्या कहा गया है। आइए हम देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 75(1) में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अब नियुक्ति करने का मतलब ये नहीं कि वो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा। उसके लिए कुछ शर्तें हैं। बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही वो प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। जो दल बहुमत सिद्ध कर देगा और जिसका नाम प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति के सम्मुख जाएगा, उसको वो प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए अधिकार नहीं रखता है। तो आइए, यहाँ मैंने बताया कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ये बात बताई गई है 75(a) में। अनुच्छेद 75(1) में बताया गया है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अब ये जो राष्ट्रपति है, संविधान में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान होता है और देश का प्रथम नागरिक होता है। यदि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में बताया जाए, यद्यपि संविधान में राष्ट्रपति को सर्वोपरि सर्वोच्च माना गया है, लेकिन शक्तियों के आधार पर प्रधानमंत्री अधिक पावरफुल होता है। इसे हम आगे समझेंगे। उससे पहले हम देखेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अब ये प्रधानमंत्री जो होता है, प्रधानमंत्री हम किसे चुनते हैं, प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठ सकता है, आइए हम समझते हैं। देखिए, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति दो आधारों पर करता है। एक तो बहुमत प्राप्त दल का जो नेता है, जिसका नाम उस दल ने प्रधानमंत्री के लिए स्वीकृत किया है और राष्ट्रपति के सम्मुख भेजा है, उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। या दूसरा, मान लिया कोई दल अकेला बहुमत को नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो वो गठबंधन करके और अपना बहुमत साबित करता है और नाम प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति के सम्मुख भेजता है। तो उसके लिए कहा गया है कि गठबंधन के नेता को भी प्रधानमंत्री के तौर पर राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है, यदि इसने बहुमत को प्राप्त किया है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि गठबंधन की सरकार बनी है और कई बार ऐसा देखा गया है कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी है। तो पूर्ण बहुमत वाली सरकार और गठबंधन की सरकार का मतलब यही हुआ कि जब एक ही दल के इतने प्रत्याशी जीत जाते हैं जो लगभग संपूर्ण सीट का 2/3 होते हैं, तो उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त दल मान लिया जाता है। या गठबंधन मिला करके बहुमत साबित कर देते हैं, तो उसे हम गठबंधन का बहुमत कहते हैं। अब यदि हम देखें प्रधानमंत्री के चुनाव की प्रक्रिया, तो प्रधानमंत्री के चुनाव की प्रक्रिया जो होती है वो होती है जनता के द्वारा, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से होती है। अप्रत्यक्ष रूप से होती है, मतलब जनता सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करती है। जनता चुनती है सबसे पहले सदस्य। कहाँ के सदस्य? संसद के सदस्य को चुनती है। संसद के सदस्य। संसद के सदस्य कौन होते हैं? संसद के सदस्य सांसद होते हैं। सांसद को और क्या कहा जाता है? तो सांसद को कहा जाता है लोकसभा सदस्य। लोकसभा सदस्य। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम जानेंगे कि ये लोकसभा के जो सदस्य हैं ये कैसे जनता के बीच में आते हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो इसके लिए समझना है कि चुनाव की प्रक्रिया को जो चुनाव आयोग है वो संपन्न कराता है। उसके लिए क्या करता है, जितने भी देश में राजनीतिक दल होते हैं उन सभी दलों को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह अपने प्रत्याशी पूरे देश के 543 लोकसभा सीट पर उतारें और उनको चुनाव लड़ाएं। जहां पर ये प्रत्याशी उतरते हैं, चुनाव लड़ते हैं, वो एक लोकसभा क्षेत्र कहलाता है। उस लोकसभा क्षेत्र से एक प्रत्याशी को, एक कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया जाता है। अब ये लोकसभा जो है, ये प्रत्याशी लोकसभा क्षेत्र में आएगा, लोकसभा का चुनाव लड़ेगा और अगर मान लिया वो जीत जाता है तो वो कहाँ पहुंचता है ये थोड़ा सा हम समझेंगे। अब यहाँ देखेंगे, जैसे संसद है, संसद के 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और एक दूसरा है राज्यसभा। राज्यसभा
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और इसके सदस्यों को कहा जाता है राज्यसभा सांसद। राज्यसभा सांसद या इन्हें राज्यसभा सदस्य कहा जाता है, या इन्हें राज्यसभा सदस्य कहा जाता है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और ये जो राज्यसभा होती है इसको हम अस्थाई सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थाई सदन। अस्थाई सदन का मतलब होता है कि ये राज्यसभा जो होती है वो कभी विघटित नहीं होती है। इसका जो दूसरा सदन है लोकसभा, ये लोकसभा अस्थाई सदन माना जाता है। अस्थाई सदन का मतलब होता है ये लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है। यहाँ के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इन्हें कहा जाता है सांसद। क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है। उसके अलावा संसद का सदस्य भी कहा जाता है। संसद का सदस्य, ये संसद का सदस्य तब बनते हैं जब लोकसभा से कोई प्रत्याशी जीत जाता है तो वो प्रत्याशी क्या हो जाता है? संसद का सदस्य हो जाता है। उसे सांसद भी कहते हैं। उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वो जिस सदन में बैठता है उस सदन का नाम है लोकसभा। इस लोकसभा में जाकर के एक सांसद बैठता है। लोकसभा में यदि किसी दल को बहुमत मिल गया है, बहुमत मिल गया है तो बहुमत प्राप्त दल का एक नेता बनाया जाता है। यानी सभी सांसद जो होते हैं वो सभी सांसद आपस में विचार करके किसी एक नेता को अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे। लेकिन इनके सदस्यों के द्वारा इन्हें प्रधानमंत्री चुन लेने मात्र से प्रधानमंत्री नहीं हो जाएंगे। इनको क्या करना पड़ेगा? प्रधानमंत्री का जो नाम है उस नाम को भेजना पड़ेगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास भेजना पड़ेगा और राष्ट्रपति अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कहेंगे कि अब आप अपने मंत्रिपरिषद का गठन करें। इतनी बात आपके समझ में आ गई? अब दूसरी बात यहाँ पर यह देखना है कि 543 जो यहाँ लिखा हुआ है ये 543 सीट है। कुल संख्या अगर देखा जाए पूरे देश में तो 545 सदस्य होते हैं, जिसमें 2 आंग्ल भारतीय होते हैं और 2 आंग्ल भारतीय को चुनने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। उस पर चुनाव नहीं होता है, वो आंग्ल भारतीयों को चुनते हैं। लेकिन 543 सीट पर सीधा चुनाव होता है। यहाँ पर कैंडिडेट पहुँच करके जनता के बीच में अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में और वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने के लिए क्या होता है? प्रत्याशी अपने किसी राजनीतिक दल से अनुमति लेते हैं, मतलब टिकट लेते हैं और जब राजनीतिक दल इनको अनुमति देता है तो उसे कहते हैं टिकट। वो टिकट पाते हैं और अपने लोकसभा में आकर के चुनाव लड़ते हैं। चुनाव की प्रक्रिया होती है और उसके बाद में दल क्या होता है? या तो पूर्ण बहुमत में आता है या तो गठबंधन बना करके और फिर बहुमत सिद्ध करता है और बहुमत सिद्ध करने के बाद में वो प्रधानमंत्री का नाम चयन करता है और नाम चयन करने के बाद में वो राष्ट्रपति के सम्मुख भेजता है। थोड़ा इधर भी हम देखते हैं। लिखा है बहुमत प्राप्त करना। टोटल सीट कितनी है? 543। ये 543 सीट में से लगभग 2/3 सीट को जीतना ही जीतना है। 2/3 सीट अगर देखा जाए तो 272 सीट होती हैं। ये 272 सीट कम से कम किसी पार्टी को जीतना होता है। तो यहाँ मैंने बताया बहुमत प्राप्त करना होता है 272 सीटों पर। इसके बाद में जो दल बहुमत प्राप्त करता है उसे क्या करना पड़ता है? नाम चयन करना पड़ता है कि किसे हमें बनाना है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का नाम चयन होता है और इसके बाद में वो नाम राष्ट्रपति को भेजा जाता है। अभी इधर भी मैंने बताया है, इधर भी समझ लीजिए। राष्ट्रपति को नाम भेजा जाता है और राष्ट्रपति उस नाम वाले व्यक्ति को शपथ दिलाते हैं। किसकी? पद और गोपनीयता की। पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपने पद पर आसीन होता है। अब लिखा है उसके बाद क्या करना होता है? लोकसभा में जाकर के बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद में लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना पड़ता है और बहुमत जब लोकसभा में सिद्ध हो जाता है
तब राष्ट्रपति उसे मंत्री परिषद का गठन करने के लिए कहते हैं और प्रधानमंत्री जो है वो अपने विवेक के आधार पर अपने मंत्री परिषद का गठन करता है। वो अपने सभी सांसदों में से जिस व्यक्ति को चाहेगा उसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री बना सकता है, उसे विभाग दे सकता है, विभागों का बंटवारा करता है और वो स्वयं भी अपने पास कई विभागों को रखता है। वो एक से अधिक विभागों को स्वयं भी रख सकता है, किसी व्यक्ति को एक से अधिक विभाग दे भी सकता है। ये सारी स्वतंत्रता होती है आपके प्रधानमंत्री को। ये बात इतनी समझ में आ गई। यानी मंत्री परिषद का वो गठन करेगा, इसके बाद जो मंत्री परिषद के सदस्य होंगे यानी मंत्री परिषद के जो मंत्री होंगे उन सब का भी एक शपथ ग्रहण होगा और इसके बाद में वह सभी मंत्रिमंडल के अंतर्गत अपने अपने विभागों में काम करेंगे। अब लिखा है अगला पदावधि, अनुच्छेद 75(2) यानी प्रधानमंत्री की पदावधि कितनी होती है, इनकी शक्तियां क्या क्या होती हैं, आइए हम उसे भी देख लेते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 75(2) में बताया गया है कि प्रधानमंत्री जो होता है, प्रधानमंत्री जिस दिन शपथ लेगा उस दिन से अगले 5 वर्ष तक के लिए वो नियुक्त किया गया है। लेकिन अगर सदन द्वारा, समझिएगा, सदन द्वारा अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है किसके खिलाफ में, अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वो प्रस्ताव राष्ट्रपति के सम्मुख जाता है तो राष्ट्रपति मजबूरी में सदन के अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा देंगे। ठीक है। और अगर अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता है तो किसी भी प्रकार से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपने पद से हटा नहीं सकते हैं। उसके अलावा अगर प्रधानमंत्री की क्या हो जाए, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या असामयिक मृत्यु हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो इस स्थिति में जो पद होता है वो रिक्त हो जाता है। 5 साल नहीं पूरा हुआ है उसके बीच में ही अगर ये घटनाएं घटित हो जाती हैं तो तुरंत दूसरे प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। ऐसी स्थिति में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाने का भी प्रावधान है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया जाता है ताकि कार्य बाधित ना हो और वो 5 साल का कार्यकाल सब मिला करके पूरा करते हैं। जैसे मान लिया कि कोई प्रधानमंत्री था, 2.5 साल तक कार्य किया, इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई पद पर रहते हुए, फिर 2.5 साल का जो शेष समय काल बचा उसके लिए दूसरा प्रधानमंत्री कार्यवाहक बना दिया गया तो वो 2.5 साल तक अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव उसके खिलाफ आ जाता है तो उसको भी उसके पद से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री है वो स्वयं भी अपने पद से क्या दे सकता है, इस्तीफा दे सकता है। जब वो अपने पद से इस्तीफा दे देगा तो दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री फिर चुना जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। मतलब ये कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कोई जो है प्रधानमंत्री अपने पद पर आसीन होता है और कार्य करता है। हमने बताया कि राष्ट्रपति चाहे तो अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री को हटा भी सकता है और इस्तीफा स्वयं चाहे प्रधानमंत्री तो इस्तीफा दे सकता है या इसके असामयिक मृत्यु होने पर, समय काल पूरा ना करने पर जब पद रिक्त होता है तो दूसरे कार्यवाहक प्रधानमंत्री को बनाया जाता है या किसी को प्रधानमंत्री फिर से चुना जाता है। अब यदि हम देखें प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या हैं सरसरी नजर में तो आइए उसे भी समझ लेते हैं। देखिए प्रधानमंत्री की, ये जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री की शक्ति या कार्य, शक्ति एवं कार्य ये क्या क्या है तो आप समझिएगा। सबसे पहले तो ये कि वो कार्यपालिका का प्रधान होता है, कार्यपालिका का प्रधान होता है, ठीक है ना। दूसरा ये कि वो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। क्या होता है, नेता होता है। तीसरा क्या, वो मंत्री परिषद का निर्माण करता है, मंत्री परिषद का निर्माण करता है या मंत्री परिषद का गठन करता है। मंत्री परिषद का गठन करता है तो इस मंत्री परिषद में वो कौन कौन से मंत्रियों को रखता है,
कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इस प्रकार के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करता है और लोकसभा में बैठता है, मंत्रिपरिषद की बैठकों में भाग लेता है और मंत्रिपरिषद की बैठकों में वो अध्यक्ष होता है। तो जो प्रधानमंत्री होता है वो प्रधानमंत्री, ये जो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये जो होते हैं, इन सबको विभाग बांटता है। इनके विभागों की जानकारी कभी भी इनसे मांग सकता है। उसके अलावा इसमें से किसी भी मंत्री को कभी हटा सकता है, उनके कार्यभार को वापस ले सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति को कैबिनेट में शामिल कर सकता है, कैबिनेट का विस्तार कर सकता है, ये तमाम चीज़ों को करता है। उसके अलावा देखिए विदेश नीति, विदेश नीति जो होती है, विदेश नीति पर फैसला प्रधानमंत्री लेता है। उसके अलावा जो नीति आयोग है, नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब देखिएगा, ये जो प्रधानमंत्री होता है ये राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच में कड़ी का काम करता है और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का सलाहकार होता है। क्या होता है? सलाहकार होता है। इस तरह से मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया, और इस वीडियो में बस इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ में हम फिर आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।